Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we are going to solve the exercise section A, chapter number 2, kinematics physics first year. So पहला पोर्शन जो है उसका सेक्शन ए जो है MCQs हैं जो हम सॉल्व करेंगे ऑन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 55. पहला MCQs यहाँ जो है टू गेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर. इसका मतलब है इसका रिजल्टेंट जो है वो आपके पास मालूम करना है और वो क्या होना चाहिए, 10 मीटर होना चाहिए. सो वी हैव टू गो थ्रू दिस वन. द रिजल्टेंट शुड बी 10 मीटर. टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स दिए गए. एक का मैग्नीट्यूड कितना है 6 मीटर है और दूसरे का कितना है 8 मीटर. रिजल्टेंट इट्स 10 मीटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स आर 6 मीटर एंड 8 मीटर. ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स दिया गया है. अब अगर यहाँ पे आप देखें, अगर दो वेक्टर्स, पहला ऑप्शन दिया हुआ पैरेलल, अगर पैरेलल होते तो हम सिंपली इन दोनों मैग्नीट्यूड्स को प्लस कर देते. सो अगर हम पैरेलल हैं तो फिर ये आपके पास हो जाएगा 6 प्लस 8 दैट्स इक्वल टू 14 मीटर. रिजल्टेंट आपका 14 मीटर बनता, तो ये तो ऑप्शन नहीं है. इसका मतलब है दिस वन इज नॉट अ करेक्ट आंसर. सो इसी तरह से आपके पास अगर एंटी पैरेलल होता तो इनका डिफरेंस मालूम करते. लेट सपोज अगर एंटी पैरेलल की बात हम करें, लेट सपोज यहाँ पे आपके पास हो जाता 8 माइनस 6, तो आपके पास हो जाता 2 मीटर रिजल्टेंट. तो ये भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन रिजल्टेंट क्या होना चाहिए 10 मीटर. तो याद रखिएगा ये 10 मीटर रिजल्टेंट का मतलब ये है कि अब अगर हम एंगल एट 45 ले रहे हैं तो 45 अगर लेंगे तो फिर ये रिजल्टेंट जो है वो 10 नहीं होगा बल्कि लेस देन 10 के वाले से आएगा. अगर अब हम आपके पास एंगल ले लेते हैं 90 डिग्री सपोज करें, और अगर सपोज करें 90 डिग्री लेते हैं तो रिजल्टेंट का फार्मूला जो आप होता है वो इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रेडिकल. अगर इसमें हम चेक करें, सपोज करें एक ए 6 का स्क्वायर प्लस आपके पास 8 का स्क्वायर, इस पूरे का अगर स्क्वायर रूट मालूम करें दैट वुड बी इक्वल टू 36 प्लस 64 एंड देन दैट वुड बी 100 का स्क्वायर रूट. सो आपने देखा कि यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट बन रहा है वो बराबर आ रहा है 10 मीटर. सो इसका मतलब ये है दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर का मतलब है जब एंगल आपकी क्या हो 90 की एंगल हो. तो दिस वन इज अ करेक्ट ऑप्शन. दिस डी इज अ करेक्ट आंसर. नाउ द MCQs नंबर 2. इस सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा. ये थोड़ा सा चेंज वे में दिया है. द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड. यानी जिस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं उस वक्त जो वेलोसिटी है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड. आफ्टर द 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के बाद द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 20 मीटर पर सेकेंड. अब सवाल में देखो कॉन्सेप्ट दिया है द वेलोसिटी 3 सेकेंड्स बिफोर इन मीटर पर सेकेंड इज. यानी जब आपने ऑब्जर्व की थी उस वक्त तो 10 मीटर पर सेकेंड थी, 5 मिनट्स के बाद वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई. लेकिन ये कह रहा है जब आपने 10 मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्व की थी 3 मिनट्स उससे पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, दैट वाज द क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो हमें इसमें एक्सेलरेशन मालूम करनी होगी. तो अब आप देखें यहाँ पे अगर यहाँ पे हम हल करने की इसको कोशिश करते हैं, सबसे पहले इसकी एक्सेलरेशन मालूम कर लेते हैं ना. तो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए इसी डेटा में से अगर आप देखेंगे सो इनिशियल वेलोसिटी जब आपने ऑब्जर्व की थी, लेट सपोज उस वक्त जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड. और उसके बाद टाइम जो है वो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी जो यानी vf जो है वो हो गई थी 20 मीटर पर सेकेंड. तो सबसे पहले तो इस डेटा में से हमने एक्सेलरेशन मालूम कर लेना है. सो एक्सेलरेशन हम कैसे मालूम करें, देखें
यहाँ पे आपको याद होगा इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें से एक्सेलेरेशन ए बराबर हो गई आपके पास वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, सो दैट्स इक्वल टू वी एफ आपके पास ये हो गया 20 माइनस 10 divided by time is given 5, so that acceleration is equal to now 2 मीटर पर सेकंड फ्रॉम दिस डेटा। अब आपके पास यहाँ पे जो आपके पास सवाल है एक्सेलेरेशन, तो अब आप ये जो एक्सेलेरेशन जब आपने ऑब्जर्व की थी, अगर इसको फाइनल तस्वीर किया क्योंकि बिफोर हमने मालूम करनी, सो लेट सपोज दिस वन इज वी एफ कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, और टाइम जो उसने दिया था कौन सा टाइम, बिफोर 3 सेकंड्स, दैट मीन टाइम वाज 3 सेकंड्स। सो आपने यहाँ पे एक्सेलेरेशन आपने अभी मालूम कर ली है, एक्सेलेरेशन आपकी क्या है 2 मीटर पर सेकंड है। तो इस तरह से अब आपने मालूम बेसिकली क्या करना है, आपने मालूम करना है वी आई किसके बराबर है। तो अब अगर इसमें से हम जाएं, लेट सपोज यहाँ पे सो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी का अगर फार्मूला यूज किया जाए, सो वी एफ आपके पास मौजूद है कितनी 10 इज इक्वल टू वी आई आपने फाइंड करना है प्लस ए इज 2 इंटू 3, सो दैट वन इज इक्वल टू 10 is equal to Vi plus 6, that means Vi is equal to 10 minus 6, so Vi is equal to 4 meter per second. So this one is the correct answer. Now you got the answer, so option B is a correct answer. Dear student, of the MCQ is number 3. A ball is thrown upward with a velocity of 100 meter per second. It will reach the ground after. यहाँ पे आप सपोज करें, यहाँ पे आप ग्राउंड पे हैं खड़े हुए, और यहाँ से आपने एक यहाँ से ये ग्राउंड है, सपोज करें यहाँ से आपने एक बॉल को थ्रो किया, एक बॉल है इसको आपने अपवर्ड ऐसे थ्रो किया, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जो है वी आई वो कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। तो ज़ाहिर है जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, वो किसी हाइट पे पहुंचता है, तो वहाँ पे वी आई जो है आपके पास क्या हो, वी एफ जो है आपके पास वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सो और क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज़ करेंगे, जी इज इक्वल टू बेसिकली तो 9.8 उसकी वैल्यू यूज़ करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम 10 यूज़ कर लें, जी की वैल्यू आप जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे बॉडी पहले तो ऊपर जाए कि यहाँ पे जाने का टाइम होगा, फिर वापस आने का। तो अब सबसे पहले हम जो है वो यहाँ से लेट सपोज ये पोजीशन ए है और यहाँ से ये बी पे जा रही है, यहाँ पर जा रही है बी पे। तो सबसे पहले तो हम ये टाइम मालूम करते हैं ए से बी तक कितना लगता है। अगर सपोज करें ऊपर जाने में 10 सेकंड लगते हैं तो वापस आने में भी 10 सेकंड लगेंगे, तो हमें पहले इसकी डेटा बनाकर हमने टाइम कैलकुलेट करना है। तो अगर आप यहाँ पे इसकी डेटा बनाएंगे तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई दैट वन इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी वी एफ जो है वो क्या होगी आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ज़ाहिर बॉडी जब हाइट पे बी पे पहुंचेगी तो वहाँ से रुक के वापस आएगी। सो एक्सेलरेशन ए जो है आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपने मालूम क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे टाइम मालूम करना है टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मीन्स ए से बी तक जाने का जो टाइम है। आपके पास फार्मूला जो है वो वही क्वेश्चन वी एफ इज इक्वल टू क्या होती है वी आई प्लस
80। तो अब यहाँ पे आप अगर टाइम मालूम करेंगे इसमें फार्मूले के मुताबिक, सो t इज इक्वल टू हो जाएगा VF माइनस VI ओवर A। सो बेटा यहाँ पे t इज इक्वल टू VF कितना है, ये VF आपके पास है 0 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 10। सो टाइम आपके पास t इज इक्वल टू, यहाँ पे g की वैल्यू क्योंकि अपर डायरेक्शन में है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इसकी माइनस में वैल्यू लेंगे। सो दैट्स इक्वल टू माइनस 100 डिवाइडेड बाय माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, सो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ये हो गया आपके पास टाइम ऊपर जाने का। तो ज़ाहिर जितना टाइम ऊपर जाने का लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने का। तो हाइट पे जाने के लिए टाइम कितने रिक्वायर्ड था, t। सो टोटल टाइम की अगर हम बात करें, टोटल टाइम की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो टाइम इट विल रीच द ग्राउंड, टाइम पहले तो ऊपर जाने का कितना था 10 सेकंड जो हमने कैलकुलेट किया, वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा यानी 10 सेकंड। तो टोटल टाइम जो आपका क्या हो जाएगा 20 सेकंड्स। सो दिस वन इज अ आंसर 20 सेकंड। तो अगर आप अपने इसमें सवाल में देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस MCQs. Dear student, now MCQ number 4. The two projectiles are fired from the same point with the same speed at angles of projection 60 degree and 30 degree with respectively. Which one of the following is true? तो याद रखिएगा जब दो प्रोजेक्टाइल्स की स्पीड भी सेम हो और एक ही पॉइंट से जो है प्रोजेक्टेड किए जाए तो फिर जो है वो रेंज डिपेंड करती है एंगल पे। अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो फिर रेंज हमेशा सेम होती है। जैसे सपोज करें फॉर एग्जांपल आपके पास एक एंगल लेट सपोज यहाँ पे लेट सपोज θ1 आपकी है 80 डिग्री फॉर एग्जांपल, और वहाँ पे आपके पास रेंज जो है R1 वो लेट सपोज आपके पास है 20 मीटर फॉर एग्जांपल। और अब अगर θ2 अगर आपकी 10 डिग्री है तो याद रखें 80 प्लस 10 करेंगे तो 90 होंगे। दैट मीन्स θ1 एंड θ2 आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसका मतलब है R2 जो आपकी होगी वो लाजमी 20 मीटर ही होगी प्रोजेक्टाइल मोशन में। सो इसी तरह से अगर आप ये जो गिवन आपका क्वेश्चन है इसमें आपके पास दो जो एंगल्स गिवन है, एक 60 दूसरी 30, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 90 हो रहा है। इसका मतलब है दोनों की रेंज सेम होगी। सो सवाल था टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड एट द angles of projection are 60 and 30 degree respectively. Which one of the following is true? The range will be same, their maximum height will be same, their landing velocity will be the same, their time of flight will be the same. So option it is very clear from that one, the option A is a correct answer, because I just told you when the angles are complementary they produce the same range, common range in projectile motion. So this one is the correct. Now the MCQ is number 5. तो यहाँ पे आपके पास जो सवाल आ रहा है वो अगर आप देखेंगे, the ratio of the numerical value of the average velocity and average speed of a body is always unity, unity or less, unity or more, less than unity. तो याद रखिएगा आप जो न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है वेलोसिटी का और स्पीड की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम तब होती है जब डिस्प्लेसमेंट बराबर हो डिस्टेंस की। और आमतौर पे डिस्प्लेसमेंट जो होता है या तो डिस्टेंस के बराबर होता है या डिस्टेंस से कम होता है। यानी अगर डिस्टेंस से कम है तो फिर रेशो लेस हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर है तो वो इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब यूनिटी या वन आंसर आएगा। सो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो आपके पास
ऑप्शन जो आपका है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यूज। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दैट डिपेंड्स ऑन दी, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी या एवरेज स्पीड जो है वो डिपेंड किस पे करती है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे। तो ये कंडीशन है आपके पास कि ये आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट वो या तो इक्वल होता है या लेस होता है, किससे, डिस्टेंस से। जब इक्वल होता है सो रेशो आपका क्या हो जाता है, 1 आंसर आएगा। अगर लेस होगा तो आपके पास वो लेस देन 1 आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। नाउ द एमसीक्यू नंबर 6, if the average velocity of a body becomes equal to the instantaneous velocity body is said to be moving with, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है उसकी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर आ रही है, दैट मीन्स द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो इट्स मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। The MCQ is number 7. At the top of the trajectory of a projectile, the acceleration is maximum, minimum, 0 or g. तो याद रखिएगा, projectile motion is under the action of the only one force. That one is the gravitational force. That means it remains constant. So its acceleration during the projectile motion will also remain constant. That one is known as gravitational acceleration. So g. So that is everywhere on the trajectory it will be 9.8 meter per second square. So the value of the g will not change during the projectile motion, either it's at the point of at any instant or at the top of the trajectory or at the initial stage, but as soon as the projectile motion starts its acceleration will remain same, that one is g. So याद रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो एक्सीलरेशन होती है वो ड्यू टू ग्रेविटी होती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। Now in MCQ number 8, at what angle the range of the projectile becomes equal to the height of the projectile? तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखें कि वो कह रहा है ये जो 4 एंगल्स दी गई है इसमें कौन सी एंगल पर हाइट जो है वो उसके बराबर होगी, किसके, मैक्सिमम। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको हम ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, एंगल फाइंड करने की, कि मैक्सिमम हाइट जो है वो बराबर हो अगर हो किसके, रेंज के। तो हमें पता है मैक्सिमम हाइट का फार्मूला जो आपके पास है वो है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और रेंज का फार्मूला जो होता है वो होता है वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा ओवर जी। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो ये वी नॉट स्क्वायर में कैंसिल हो गया, ये जी में कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ पे बच गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस 2 को उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 2, और ये साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो अब अगर यहाँ पे आप फिर दोबारा से देखें, ये जो है एक साइन थीटा में स्क्वायर इसमें कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास क्या बच गया, बाकी आपके पास जनाब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बच गया है साइन थीटा, और ये जो कॉस थीटा इस तरफ है यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी था ये, और 2 इसका जो 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें पता है ये बराबर होता है टेन थीटा के, दैट्स इक्वल टू 4। सो थीटा अगर 10 को उस तरफ जाएंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स
4 और tan इनवर्स 4 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे दैट्स इक्वल टू 76 डिग्री. So in this way we have calculated and prove that रेंज जो है वो हाइट के बराबर तब होती है जब आपकी एंगल क्या हो, 76. Is number 9. The angle at which the dot product becomes equal to the cross product is, याद रखिएगा यहाँ पे क्या होगा कि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर कभी नहीं होती है, बल्कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट के. बहरहाल यहाँ पे अगर आप सॉल्व इसको थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो सवाल दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लें और वो बराबर कब होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के. तो याद रखिएगा यहाँ पे ए डॉट बी जो बराबर होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा के, और ये इसका मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए बी साइन थीटा के. सो अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पे आपके पास अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज हम कर लें तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. सो हमें ये भी पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर किसके होता है, टेन थीटा के. टेन थीटा दैट्स इक्वल टू 1, और अगर थीटा लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 1. सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. दिस वन इज अ करेक्ट आंसर. सो दैट मीन्स the magnitude of the dot product will be equal to the magnitude of the cross product when the angle is of 45 degree. So this one is the correct answer. The last MCQs of exercise chapter number 2 kinematics, question number 10 यहाँ पे लिखा if the dot product of the two non-zero vectors vanishes then the vector will be, मतलब दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, दे आर नॉट जीरो, और लेकिन उनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो कब होगी, व्हाट इज द कंडीशन बिहाइंड दैट. तो यहाँ पे ये बहुत ही आसान है. वो कह रहा है कि ए डॉट बी, यहाँ पे हमारे पास सवाल है कि अगर लेट सपोज ए डॉट बी जो है वो बराबर ज़ीरो के है, तो आपको पता है ए डॉट बी किसके बराबर होता है. सो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, सो दैट्स इक्वल टू ज़ीरो हमने प्रूव करना है, और ए और बी तो ज़ीरो नहीं है. सो दैट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो डिवाइडेड बाय अगर ए बी करेंगे सो कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो. कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, ज़ीरो. आप यहाँ पे अगर देखेंगे सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ज़ीरो अगर करेंगे सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा. कॉस 90 बराबर किसके होता है, ज़ीरो के. सो दैट मीन्स इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम दैट इन द सेम डायरेक्शन होती है तो एंगल हमेशा ज़ीरो होती है. अपोजिट इन अ डायरेक्शन तो मैंने 180 डिग्री होती है. परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या एग्जैक्टली द एंगल इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब है कि एंगल आपकी 90 के. सो दिस वन इज अ करेक्ट आंसर.